ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। आपने टैग कोई भी ओपन करना है तो उस टैग को क्लोज मस्ट करना है। उसकी रीज़न ये है, क्लोज इसलिए करते हैं, ये एक ब्लॉक बन गया ना, अब इसके अंदर जितना भी काम करूँगा तो HTML का काम कंसिडर होगा। अगर हम क्लोज़ नहीं करते हैं तो आगे कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी। मैंने एक टैग लगाया हुआ है और उसको मैं क्लोज़ करना भूल गया, तो मैंने उसके आगे कोई काम ऐसा किया हुआ है जो उस टैग में मैं नहीं लाना चाह रहा हूँ, और पिछले को मैंने क्लोज़ नहीं किया होगा तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए क्लोज़ ज़रूर करना है। सिर्फ 2-3 टैग्स ऐसे हैं जो क्लोज़ नहीं होते, बाकी सारे टैग क्लोज़ होते हैं, ठीक है, वो मैं बता दूँगा। अच्छा, अब आउटपुट विंडो के हिसाब से हम चलते हैं कि जब आप आउटपुट देखते हो या कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो यहाँ पे उसका एक ना टाइटल लिखा आ रहा होता है या यहाँ टॉप पे आ रहा होता है, इसको बोलते हैं टाइटल। तो वो टाइटल का टैग है TITLE, और इसको पहले क्लोज़ करो। जो भी टैग आपने ओपन करना है ना उसको क्लोज़ फ़ौरन कर दिया करो, बाद में दूसरा काम करो ताकि भूल ना जाओ। अब इसके अंदर हम जैसे लिखते हैं वेलकम टू माय वेब पेज, मैंने एक टाइटल दे दिया, टाइटल का टैग ओपन किया, टाइटल का टैग क्लोज़ किया, उसके अंदर एक टेक्स्ट दे दिया, तो इसका मतलब ये टेक्स्ट इस टाइटल के टैग के अंदर आ गया, ठीक है। अब इसको सेव करो, आउटपुट विंडो पे जाओ, F5 करो, वेलकम टू माय वेब पेज टाइटल आ गया। सिंपल सा टाइटल का टैग है। अगर HTML में कोई चीज़ नहीं चल रही, आप कोड कर रहे हो लेकिन वो चल नहीं रही, तो सिर्फ उसकी 2 गलतियाँ हो सकती हैं, उसके अलावा कोई गलती नहीं होती HTML में। या तो आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं या पाथ गलत लिखा है, इसके अलावा तीसरी गलती कभी नहीं होती। कभी भी HTML के अंदर कोई मसला आ जाए ना तो समझ लें या तो आपने स्पेलिंग गलत लिखा है या आपका पाथ गलत है, कि आप कोई इमेज कॉल कर रहे हो तो उसका नाम गलत लिख दिया या जो भी है, और कोई गलती नहीं होती। ये क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, ये टाइटल को हम ऐसे भी दे सकते हैं, इसके आगे, ठीक है, लेकिन प्रॉपर वे वही है जो मैंने पहले दिया था। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता चल रहा होता है कि मेरा टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, टैग मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल उसके नीचे टैग क्लोज हुआ है। मैंने जो आपको आपकी फाइलों पे कोड करके दिए थे उस पर देखा होगा आपने, ऐसे ही मैंने सारी एक ना सीक्वेंस बनाए हुए हैं, तो सीक्वेंस से आपके रीड करना आसान हो जाता है। ओके, अब ये टाइटल आ गया। अब मैंने इस पोर्शन में काम करना है, ये जो हमारे पास ये पेज का आ रहा है, इस पोर्शन को बोलते हैं, ये पेज की बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी का टैग है बॉडी स्लैश बॉडी से इसको पहले क्लोज किया, हर टैग को आपने साथ साथ क्लोज कर दिया। अब ये मेरे पास बॉडी का जो ब्लॉक बन गया है, अब इसके अंदर मैं जितना भी काम करूँगा इस बॉडी में होगा ये काम, ठीक है। लेट से मैं इधर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, बॉडी के टैग के अंदर टाइप किया है, तो सेव करो, आउटपुट विंडो पे जाके देखो बॉडी में आउटपुट आई है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक और चीज़ होती है, हर टैग, तकरीबन हर टैग की होती है कि मैं इस बॉडी के ब्लॉक के अंदर जो चीज़ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब वो बॉडी का डाटा है, ठीक है। कुछ होती है टैग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक बॉडी की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या करना है, इसके बैकग्राउंड पे इमेज लगाना है, बैकग्राउंड पे कलर करना है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। जो प्रॉपर्टी होती है ना किसी भी टैग की, उसके ब्लॉक के अंदर नहीं आती, इस पोर्शन में नहीं आती। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी टैग के अंदर आती हैं, इस जगह पे, ठीक है। जो ब्लॉक के अंदर आएगी चीज़ वो डाटा होती है, जो टैग के अंदर ही ग्रेटर देन साइन से पहले चीज़ आती है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लूँ, तो फिर बैकग्राउंड कलर जो है वो इसकी प्रॉपर्टी है, उसका डाटा नहीं है। तो प्रॉपर्टी जो है आपने इस टैग के अंदर देनी है। प्रॉपर लाइक बैकग्राउंड कलर का कोड है BG कलर, स्पेस नहीं है और स्पेलिंग भी यही है, ठीक है। BG कलर इक्वल्स टू ऑरेंज। अब क्या होता है, 3 चीज़ें चलती हैं हर टैग की, टैग का नाम, आर टैग की प्रॉपर्टीज़ और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। टैग नाम, टैग की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। आगे मैंने अगली प्रॉपर्टी लगानी होगी तो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, फिर प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू। अब देखें रिफ़्रेश करो तो आउटपुट में ऑरेंज कलर।
कि बैकग्राउंड कलर देखो ना ऑरेंज आ गया, तो मैंने प्रॉपर्टी बताई है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो ये डाटा आ जाएगा। ठीक है, ओके। हर चीज़ में ना बस जितने भी टैग होंगे वो 3 चीज़ें चलेंगी। टैग नेम, उसकी प्रॉपर्टी, इक्वल टू साइन के बाद डबल कोटेशन। यानी कि प्रॉपर्टी आपने देनी है तो ऐसे होगा, प्रॉपर्टी इक्वल साइन डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू, प्रॉपर्टी इक्वल साइन डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू, जो भी देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट जैसे लिखा था वेलकम, वेलकम टेक्स्ट लिखा आया है, उसका एक साइज़ आया है। मैं चाह रहा हूँ वेलकम बिल्कुल टॉप पे है, हालांकि मैंने स्पेसिस दिए हैं, एंटर किया हुआ है, लेकिन मेरा वेलकम टॉप पे लिखा आ रहा है। ठीक है ना, वो नीचे आना चाहिए एंटर होने के बाद। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए टैग यूज़ होता है BR। BR का मतलब है ब्रेक लाइन। ठीक है, BR का टैग क्लोज नहीं होता, ये कि क्योंकि BR ही करना है ना। अब जितनी दफ़ा BR करोगे उतनी लाइन एंटर कर देगा। ठीक है, ओके। फिर सर और भी होता है BR के अलावा एंटर करने के लिए कौन सा? एंड का साइन, एंड एम्परसेंट साइन, एंड NBSP वो स्पेस के लिए होता है। देखो आपने W वेल और कम के दरमियान में स्पेस देनी है। एक स्पेस दूंगा आ जाएगी, आ गई। इसके अंदर ना एक स्पेस देने से एक स्पेस आ गई है, एक से ज़्यादा मैं दूंगा अब नहीं आएगी। ठीक है, उसके लिए फिर क्या करना है, आपने स्पेस देनी है, तो फिर वो यूज़ होता है एंड NBSP सेमीकोलन, नॉन ब्रेकेबल स्पेसिंग। अब आपने एंड NBSP दिया तो देखो स्पेस आ गई, तो एंड NBSP सेमीकोलन स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। कितनी स्पेस आएगी से? एक से एक आती है, जितनी दफ़ा भी करना है उतना। लेकिन एंड NBSP ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो कोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बजाय आगे जाके हम टेबल्स यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा, अब ये मैंने वेलकम लिखा है कि आपको इसका साइज़ नज़र आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये हेडिंग बन जाए। हेडिंग होती है थोड़ा बड़ा साइज़ होता है, तो हेडिंग के लिए टैग यूज़ होता है H1। 6 हेडिंग्स हैं, 6 साइज़ हैं इसके। H1 देखो, मैंने H1 को ओपन किया, H1 को क्लोज़ किया, रिफ़्रेश करें तो उसका एक साइज़ आ गया, हेडिंग का फिक्स साइज़ है। इसी तरह 6 हैं। H2, H3, H4, H5, H6। H6, ठीक है। H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा होता है, H3 उससे छोटा होता है, इसी तरह उसके साइज़ आ जाते हैं। ठीक। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैंने जितना भी वेलकम लिखा है, पहले वाले वेलकम के बाद एक मैं लाइन लगा दूँ। ठीक है, तो लाइन लगाने के लिए टैग यूज़ होता है। पहले वाले वेलकम के टैग के बाद मैं टैग लगा रहा हूँ HR। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। उसने जितना भी मेरा पेज है ना, उस पेज के साइज़ की एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये लाइन अभी हम छोटी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आगे जाके क्लोज नहीं करेंगे, ये भी क्लोज नहीं होती लाइन है ना। अगर अभी हम इसका साइज़ भी छोटा नहीं कर सकते, लेकिन जब आगे टेबल पड़ेगी ना, तो फिर हम इसके साइज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। इसकी एक ही प्रॉपर्टी है, कलर। अगर आपने लाइन का कलर चेंज करना है तो हम वही देखो, प्रॉपर्टी इक्वल्स टू डबल कोटेशन में उसकी वैल्यू रेड कलर हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ कि ये HR का टैग का वो क्या है, एब्रीविएशन किस चीज़ का है, हॉरिजॉन्टल रूल। अब मैंने इसके आगे हॉरिजॉन्टल रूल लिख दिया है। जब मैं आउटपुट पर चेक करूँगा तो वो लिखा आ जाएगा। मैं हॉरिजॉन्टल रूल को शो नहीं करवाना चाह रहा हूँ, सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिखा है कि मुझे याद नहीं है क्या चीज़ है। ठीक है, तो फिर इसको रिमार्क्स लग जाते हैं। रिमार्क का मतलब है कि इधर लिखे रहेंगे, आउटपुट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो रिमार्क लगाने का तरीका क्या है, जिस चीज़ को भी रिमार्क लगाने हैं, लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन साइन, डबल डैश से स्टार्ट करो, डबल डैश ग्रेटर देन से क्लोज कर दो। जो इन दोनों के दरमियान में चीज़ आएगी ना, वो रिमार्क्स होगी उस पर। सर वो निशान साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन वहाँ पे नहीं आएगा, एंड पे नहीं आएगा, एंड पे नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसको आप
रिफ़्रेश करें, देखो आउटपुट विंडो में ही है। ये रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे जाके बड़े यूज़ होंगे, मैं बताऊंगा और कहाँ होते हैं। हमें अक्सर चीज़ें होती है ना, वेरिएबल आगे बनाएंगे तो जैसे मैंने आपको कोड दिया था उसमें भी मैंने रिमार्क्स बड़े लगाए हुए थे, वो अपनी आसानी के लिए कि कहाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या काम किया हुआ याद रह जाता। तो ओके, अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यही कॉपी करता हूँ भाई। यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं लाइक आई लैपटॉप, ठीक है, एक टेक्स्ट है, मैं इसकी आउटपुट चेक कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं एनिमेशन दूँ, जैसे वेबसाइट्स में न्यूज़ चलती है ना, हॉरिजॉन्टल न्यूज़ या वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूज़ चल रही होती है, तो इसका टैग है। इससे पहले आपने स्टार्ट करना है मार्कपी और इसके बाद आपने ऐड करना है मार्कपी, इसको मार्कपी के अंदर ले, ठीक हो गया, सिर्फ मार्कपी का टैग। अब रिफ्रेश करें। सर उस सेंटेंस के अंदर लिखना है उसे, सेंटेंस से पहले स्टार्ट करना है, लास्ट मार्कपी में ऐड करना है। बंद कर देना। देखो ना मार्कपी के अंदर आ गया वो। ठीक है। अब जो भी इस मार्कपी के अंदर चीज़ आएगी, इवन के ये मार्कपी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ H2 से पहले, लेकिन एंड मैंने यहाँ पे किया। अब मार्कपी के ब्लॉक में जो कुछ भी आ रहा है उस सब की एनिमेशन होगी, लाइन की भी एनिमेशन हो रही है, जो भी मार्कपी में आ रहा है। तो जो उस ब्लॉक में आ जाता है ना, उस चीज़ की के ऊपर वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। तो मैंने ये सिर्फ इस लाइन के ऊपर अप्लाई करना था, तो मैंने इससे पहले स्टार्ट किया, उससे बाद क्लोज़ किया, तो सिर्फ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं 8-10, ठीक है। 8-10 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये चाय लो यार, साथ साथ आप ठंडी हो जानी है। हाँ, मैं अपना मग पीता हूँ हमेशा, वो पी के आया हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि ये एक मेरा टेक्स्ट बड़ी दूर, इसकी ना कोई 8-10 प्रॉपर्टीज़ है, मैं वो बताने लगूँ, बड़ी काम की चीज़ है ये। इतनी दूर से जो मेरा टेक्स्ट चलता हुआ आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इतनी एनिमेशन ही चाहिए, कम चाहिए, लाइक इधर से यहाँ तक हो जाए, सिर्फ इतने एरिया उधर ना जाए सर, इधर से मूव करके वापस आ जाए। हाँ वही। तो उसके लिए आप इसकी विड्थ बता दो, विड्थ इक्वल्स टू, विड्थ प्रॉपर्टी है इक्वल्स टू, डबल कोटेशन में इसकी वैल्यू बता देते हैं 400 पिक्सल, यानी कि ये एनिमेशन सिर्फ 400 पिक्सल के एरिया में एनिमेशन हो इसकी, ठीक हो गया। अब इसकी एक ये जो निकल रहा है ना टेक्स्ट, एक साइड से निकल रहा है, दूसरी साइड पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये स्क्रॉलिंग हो रही है, इसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग। एक साइड से जब कोई चीज़ आ रही होती है और दूसरे पे एंड ख़त्म हो जाती है, दैट मीन्स ये स्क्रॉलिंग हो रही है। इसके 3 बिहेवियर हैं। अगली प्रॉपर्टी है BEHAVIOR, यू नहीं आएगा, ठीक है। बिहेवियर इक्वल्स टू स्लाइड, पहला स्क्रॉल हो रहा है, बिहेवियर बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल होता है। अब मैं कर रहा हूँ स्लाइड। स्लाइड क्या करता है, एक साइड से निकलेगा, दूसरे एंड पे स्टॉप हो जाएगा जाके, स्लाइड होके लग गया, ये स्लाइड का बिहेवियर है। तीसरा है ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट उसी एरिया में मूव होता रहता है, ठीक है। और स्क्रॉल जो तीसरा जो है, पहला जो हमने किया तो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, आप ना भी करो तो स्क्रॉल तो होगा ही, एक साइड से निकलेगा दूसरे एंड पे ख़त्म हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी की डायरेक्शन में राइट से लेफ़्ट जा रही है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी डायरेक्शन अप जाए, यानी कि मैं एनिमेशन करना चाह रहा हूँ वर्टिकली, ठीक है। तो इसका अगली प्रॉपर्टी है डायरेक्शन इक्वल्स टू अप, 4 हैं, डायरेक्शन इक्वल्स टू लेफ़्ट, डायरेक्शन इक्वल्स टू राइट, अप और डाउन। अब देखो मैं इसको अप करता हूँ तो अप एनिमेशन हो रही है। अब अप के अंदर मैंने इसका साइज़ मैनेज करना है, तो फिर लाइन से नीचे तक रहेगा। हाँ, लाइन के बाद है ना सारा टैग, ठीक है। अब अप के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि जो थोड़ी ज़्यादा लंबी एनिमेशन करे, क्योंकि आपका न्यूज़ का पोर्शन लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो जब मैं ऐसे लेफ़्ट राइट कर रहा था तो मैंने विड्थ की थी, अब अप डाउन कर रहा हूँ तो हाइट करेंगे इसकी मैनेज। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हाइट इक्वल्स टू 150 पिक्सल, कम करना चाह रहा हूँ मैं, 150 कर दिए, रिफ्रेश करो। अब देखो इतने एरिया में ही हो रही है एनिमेशन, ठीक है। ज़्यादा करनी है 250 कर दो, अब इसका एरिया बढ़ गया, नीचे से हो रही है,
तो आपने जितनी भी करनी है और ज़्यादा करनी है 550 कर दो पिक्सल वाइज। अब वो नीचे से देखो ये एरिया टोटल इसका जो उसने कवर किया हुआ यहाँ से आता है ऊपर तक जाता है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जितना भी करना है। फिर इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, ये तेज़ जा रहा है इसको स्लो चलाना है या और तेज़ करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सारी अभी मार्कवी की प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, ठीक है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पीड के लिए स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू 10। अगर 10 करेंगे तो स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं करता हूँ 1 तो स्पीड कम है, 1 मिनिमम है और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी। कहाँ तक जाती है? आप 15 तक चली जाती है, ठीक है ना। 1 to 15, 1 मिनिमम और 15 मैक्सिमम है। स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, क्लियर। अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है इसमें, इसको ज़रा थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ। स्क्रॉल डिले के कितनी देर, एक दफ़ा जब एनिमेशन कंप्लीट कर लेते हैं ना, दूसरी दफ़ा जब आए कितने डिले के बाद आए, 1 के डिले के बाद आए या जितना भी आपने टाइम है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 5, तो उसका डिले थोड़ा लेट हो रहा है, वो स्पीड थोड़ी सी बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है डिले के हिसाब से। अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है, वो है तो जावास्क्रिप्ट की, लेकिन मैं इसमें बता रहा हूँ। आप जब न्यूज़ ऐसे पढ़ रहे होते हैं, वो न्यूज़ तेज़ी से ऊपर गुजर जाती है। मैं चाह रहा हूँ मैं ये न्यूज़ पूरी पढ़ लूँ, तो इसके ऊपर पॉइंटर हम वेबसाइट में लेके आते हैं तो रुक जाती है, वो पॉइंटर साइड पे करते हैं तो चलना शुरू हो जाती है। वो जावास्क्रिप्ट का है, लेकिन मैं इसमें बता रहा हूँ कैसे होता है। यानी कि पॉइंटर ऊपर लाने को बोलते हैं जब माउस ओवर कर रहा हूँ, और जब पॉइंटर बाहर करता हूँ तो माउस आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू दिस डॉट स्टॉप, यानी कि इसको स्टॉप कर दे और आगे 2 ब्रैकेट्स। जिस चीज़ के आगे आपको 2 ब्रैकेट्स नज़र आएंगी ना, इसका मतलब ये कोई फंक्शन है बना बनाया, ठीक है। अब मैं जब माउस ओवर करूँगा इसके ऊपर, जैसे ही पॉइंटर जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है ना, तो ऊपर देखो कह रहा है अलाउ करो। फ्लैश या जावास्क्रिप्ट में दोनों में कोई भी चीज़ लगेगी तो उसको अलाउ करना है आपने। अब देखो मैं इसके ऊपर पॉइंटर लाता हूँ, स्टॉप हो गया, माउस ओवर किया ना, लेकिन मैंने साइड पे किया तो चला नहीं है। उसके लिए फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन है ऑन माउस आउट इक्वल्स टू दिस डॉट स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट, ठीक है। सर उतने बॉक्स के एरिया में आएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा? हाँ, उतने बॉक्स जितना उसका एरिया, जितनी एरिया में बना हुआ है ना। अब मैंने इसको बताया हुआ है 150 पिक्सल मेरे ख्याल में हाइट है और 400 पिक्सल विड्थ है। तो 400 पिक्सल जहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पॉइंटर आया ना, तो उसने स्टॉप कर दिया उसको, उसके एरिया के हिसाब से करता है। ओके, अच्छा, इसी तरह फिर समझ लग रही है ना। ये मैं अगर तेज़ है तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड में होगा, थोड़ा बहुत आपको मुझे लग रहा है आइडिया है ना। एक चीज़ और बता देता हूँ, बस बता दूँ। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ को इसी तरीके मार्कअप में लिखना, ये वाली प्रॉपर्टीज, बिहेवियर की प्रॉपर्टीज़ हम लिखेंगे डिफरेंट। ये है। अच्छा, USB आप लोग लाए हो? यस सर। USB पे ना आप मेरे नोट्स ले जाना। बिहेवियर जो है ना, उसको नाम लिख दें, जोन से हो सकते हैं, अब वो पता भी चल जाएगा ना। बिहेवियर इक्वल्स टू स्क्रॉल कोमा स्लाइड कोमा ऑल्टरनेट, ये 3 है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा आ जाता है डायरेक्शन इक्वल्स टू अप डाउन लेफ्ट और राइट, और बस ये। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने इधर टेक्स्ट ले लेते हैं।
स्क्रॉल अमाउंट सर डिले का बताया था ना, हाँ स्क्रॉल अमाउंट स्पीड है। स्पीड मतलब किस स्पीड से जाता है। हाँ उसकी स्पीड आपने कैसे मैनेज करनी है। टेक्स्ट ले लिया था फिर अगर कभी मैं टेक्स्ट लिखा है 2 लाइन्स है ना, आउटपुट में जाकर देखते हैं इसकी लाइन्स, एक ही लाइन 2 लाइनों में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हालांकि मैंने लिखा 2 लाइन में है लेकिन 1 लाइन में आया। उसकी रीज़न ये है कि जब आप ऐसे टेक्स्ट लिखते हो तो वो एक ही कंसिडर करता है। अगर आप इसको कर दोगे ना पहली लाइन को पी के टैग में, पी का मतलब है पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको आइडिया है कि पैराग्राफ हमेशा नई लाइन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। 2 चीज़ें नई लाइन से स्टार्ट होती हैं और नई लाइन पे एंड होती हैं, हेडिंग और पैराग्राफ, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको पी के टैग में दोनों को लिख दूंगा तो दोनों फिर सेपरेट आएंगे, ठीक है ना। वो ये पैराग्राफ अलग बन गया, ये पैराग्राफ अलग बन गया, उसको पैराग्राफ कंसिडर करता है। चलो फिलहाल इसको हम ठीक रहने देते हैं। सर अगर पैराग्राफ ना बनाना हो, लाइन मतलब लाइन नेक्स्ट लाइन आए तो उसमें डिफरेंस इतना ही आएगा। फिर ब्रेक करना, फिर ब्रेक करोगे तो कम डिफरेंस आएगा। ये 2 लाइनों का स्पेस आती है, ब्रेक करोगे तो 1 लाइन की स्पेस आएगी। अब अच्छा ये मैंने पैराग्राफ लिखा, मैंने इसकी अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट लेफ़्ट से, राइट से, सेंटर से अलाइनमेंट ज़रूरी होती है। अभी लेफ़्ट से आ रही है, आपने अलाइनमेंट करनी है तो अलाइनमेंट के लिए टैग है। इससे पहले आप टैग स्टार्ट करो डिव, इसके बाद टैग को क्लोज करो डिव। डिव की प्रॉपर्टी है अलाइन इक्वल्स टू राइट, राइट से लाइन हो गया, ठीक है। अलाइन इक्वल्स टू बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होता है, सेंटर, तो सारा कुछ आपस में सेंटर, तीनों लाइनें आपस में सेंटर में आ गई। अलाइन इक्वल्स टू जो नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो होती है जस्टिफाई, है दोनों साइड से वो अलाइन कर देते हैं, लेफ़्ट से भी और राइट से। नीचे वाली लाइन छोटी है ना, इसलिए उसने उसको हिसाब से एडजस्ट कर दिया, ऊपर वाली दोनों लाइनों को उसने दोनों साइड से एडजस्ट कर। देखो मैं इसका व्यू छोटा कर रहा हूँ तो आपको जस्टिफाई नज़र आ रहा है टेक्स्ट, ठीक है। ओके, इसमें से अगर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लाइन है, जैसे ये लिखा हुआ वेब पेज से लेके यहाँ तक, इस लाइन इतनी लाइन को मैं बोल्ड कर दूँ, ठीक है। तो टैग बोल्ड का है बी, तो बोल्ड का टैग कहाँ पे लगेगा? यहाँ पहले स्टार्ट से। हाँ जी, वेब पेज से पहले आप बी का टैग बताओ, जहाँ पे कंप्लीट करना है वहाँ पे आपने बी के टैग को क्लोज कर देना, तो उतना पोर्शन या उतनी लाइन को ही बोल्ड करेगा। आपने किसी पोर्शन को इटैलिक करना है तो उसका टैग है आई, उतने पोर्शन से पहले आपने जाके आई का टैग स्टार्ट करना है, जितनी को करना है उसके बाद आई का टैग क्लोज मस्ट करना है, ठीक है, वो इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन अगर आपने किसी को करना है तो उसका टैग है यू, ये वो टैग है जो मैं बेसिक टैग जो फॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं। गूगल क्रोम को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो इतनी चीज़ अंडरलाइन होगी, ठीक है। अगर आपने पूरे टेक्स्ट की वो करनी है, लाइक फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है, बोल्ड इटैलिक तो हो गया सारा, कलर चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है और स्टाइल चेंज करना है, तो ये फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है ना कलर, साइज़ और स्टाइल। तो फिर इससे पहले हमारे पास टैग लगेगा फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट का टैग, और फ़ॉन्ट का टैग जो होगा वो हम क्लोज कर देंगे। अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की, अभी मैंने सिर्फ टैग बताया। अब इस टैग की प्रॉपर्टी है साइज़ इक्वल्स टू 12। नॉर्मली जो होता है ना 12 साइज़ होता है ना पैराग्राफ्स का, लेकिन मैंने 12 किया तो वो तो बहुत बड़ा आ गया, इतना बड़ा तो पैराग्राफ नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब है 12 साइज़ बहुत बड़ा है। HTML के अंदर 2 साइज़ 12 होता है, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं ना वर्ड एक्शन और 12 वो 2 होता है, 1 11 होता है, ठीक है। तो वो 12 का मतलब है 22 हो गया, ये साइज़ चल रहा है।
और ये वो साइज़ होता है जो जनरल साइज़ होता है 12 से 14। आपने जब भी पैराग्राफ लिखते हैं ना, स्पेशली कॉर्पोरेट वेबसाइट्स के ऊपर, उसका फ़ॉन्ट का साइज़ इससे बड़ा नहीं होना चाहिए जहाँ पे पैराग्राफ लिखते हैं। अच्छा, अब देखो आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसकी रीडेबिलिटी ज़रा गौर से देखो, रीडेबल है। मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल का है बेस, प्रॉपर्टी है इक्वल्स टू वर्डाना, ठीक है। ये फ़ॉन्ट है, डिफरेंट है, इनके नाम आपको स्पेलिंग मिल जाएंगे वैसे भी। अब देखो ये पहले वाला कैसा आ रहा है और ये वाला कैसा आ रहा है। इसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा है कि उसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए जब कॉर्पोरेट वेबसाइट्स यूज़ करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल जो होता है ना, टाइम्स रोमन, वो यूज़ नहीं करते, वर्डाना यूज़ करते हैं। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से 2-3 और हैं जो यूज़ करने चाहिए, जिसमें आपका टेक्स्ट क्योंकि छोटा होता है ना, फिर पढ़ा जाएगा। अब आप इसको अगर 12 भी करोगे ना तो ईजीली रीड होगा, उसका 12 पता नहीं चल रहा था, रीडेबल है, एक एक वर्ड पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं। फिर आ जाता है कलर, इसकी प्रॉपर्टी कलर। ये वर्डाना जो हमने फेस दिया, ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो ये चीज़ पिक करेगी? ये बाय डिफ़ॉल्ट है, वैसे ये हर कंप्यूटर में होता है वर्डाना, एरियल। लेकिन अगर हम इंटरनेट से कोई देखते हैं फ़ॉन्ट के फेसेस, फिर आपके उनका हम कंप्यूटर होना वो चाहिए। नाम अगर लिख दें तो वो तो नहीं पिक करेगा? नहीं पिक करेगा, कंप्यूटर में होना चाहिए, कंप्यूटर में होना चाहिए। होना चाहिए। अब ये देखो, ये मैंने इसका कलर रेड कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मेरे पास ना जो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, मैंने रेड तो सारे को किया ना, कुछ दरमियान में टेक्स्ट है, उसका कलर वाइट कर दूँ। अब लेट से मैंने इसको बिकॉज योर कंप्यूटर को वाइट करना है, तो टेक्स्ट का कलर करने के लिए हमें फ़ॉन्ट का टैग लगाना पड़ता है। तो मैं इसके अंदर दोबारा फ़ॉन्ट का टैग लगाता हूँ, हालांकि ऑलरेडी मेरा फ़ॉन्ट चल रहा है। कलर इक्वल्स टू वाइट, जहाँ तक करना है उतने पे जाके फ़ॉन्ट को क्लोज कर। यानी बताने का मकसद है कि एक टैग मेरा ऑलरेडी चल रहा है फ़ॉन्ट का, आप दोबारा उसके अंदर वही टैग यूज़ कर सकते हो। तो उतने पोर्शन को वाइट करेगा, बाकी को उसने ओवरऑल को रेड किया होगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इसकी मैं अभी फ़िलहाल इतना, अब इसकी एक असाइनमेंट मैं देता हूँ, पहले वो असाइनमेंट करो, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा ज़रा मैं देखूँ ना ज़रा काम कितना समझ लग रहा है, उसके हिसाब से ज़रा असाइनमेंट्स काम मैंने टिका के करवाना है। ठीक है।